नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्टडी 91 परिवार में बहुत बहुत स्वागत है। और जितने बच्चे जुड़े रहे हैं सभी लोग जल्दी से जुड़ जाइए। सभी को गुड आफ्टरनून, जय हिंद और वंदे मातरम। तो चलिए दोस्तों, इस समय चल रहा है दिवाली का त्यौहार और आप लोगों ने दिवाली के त्यौहार को खूब एंजॉय किया होगा और अब आती है पढ़ने की बारी। तो जल्दी जल्दी सभी लोग अब वापस आ जाइए, अपने काम पर जुट जाइए, क्योंकि इसके बाद अब एक लंबे वक्त के बाद आपको त्यौहार मिलने वाला है। तो जब तक समय है 2-2.5 महीने का, उसमें बेहतर तरीके से अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू कर लीजिए। फिर से जब त्यौहार आएगा फिर से आपको छुट्टियां मिलेंगी, फिर से आपको एंजॉय करने का मौका मिलेगा। तो इसी प्रकार से जब जहां पर जिस चीज़ की आवश्यकता हो वहां पर उस काम को बड़ी शिद्दत के साथ करना चाहिए, बड़ी लगन के साथ करना चाहिए, जिससे जो है आपकी सफलता में 4 चांद लग जाते हैं। तो चलिए सभी बच्चों को गुड आफ्टरनून, जय हिंद और वंदे मातरम। तो चलिए दोस्तों, आज आप सब पता है कि इस समय हम लोग लेकर चल रहे हैं कि जो है वेन डायग्राम में आपके सामने लेकर आया हूं 5 दिन 5 टॉपिक। देख पा रहे हैं कि 5 दिन 5 टॉपिक। तो आज मैं आपके सामने जो है चौथा टॉपिक लेकर आया हूं। और जैसा कि आप सब जो है जानते हैं कि यहाँ पर चीज़ों को जो है लेकर चलने के लिए आप लोगों को बहुत ही बेहतरीन तरीके से एक दिन में एक टॉपिक को कंप्लीट करने का टारगेट रहता है। और मैं आप सबसे बात नहीं कर पाता हूँ, इस बात से मुझे थोड़ा सा दुख भी है, क्योंकि आप सबसे कनेक्टिविटी नहीं हो पाती। लेकिन दोस्तों, मुझे लगता है कि आप इस समय पढ़ने का वक्त है, तो पहले पढ़ाई कर लेते हैं, फिर मैं आपके साथ जो है जुड़कर आपके जो है साथ में जो है बातचीत भी करेंगे। ठीक है, तो चलिए तैयार हो जाइए सभी लोग। तो आज वेन डायग्राम, और वेन डायग्राम एक ऐसा टॉपिक है, किसी भी एग्जाम में बैठेंगे कम से कम 1 या 2 प्रश्न यहाँ से बनता ही बनता है। जब आप पुलिस के एग्जाम में बैठेंगे, जीडी के एग्जाम में बैठेंगे, या फॉरेस्ट गार्ड के एग्जाम में बैठेंगे, एसएससी सीजीएल के एग्जाम में बैठेंगे, किसी भी एग्जाम में बैठेंगे, वेन डायग्राम के क्वेश्चन बनते ही बनते हैं। तो आज मैं उनको आपके सामने लेकर आया हूं। तो जल्दी से आप सभी लोग तैयार हो जाओ और इस सेशन को, इस क्लास को हम लोग जो है स्टार्ट करने वाले हैं बहुत ही खूबसूरत तरीके से। ठीक है, और उसी के आधार पर इसको हम लोग कर क्या करेंगे, आगे मूव ऑन करेंगे। ठीक है, तो तैयार हैं आप सभी लोग। तो चलिए दोस्तों, देखते हैं इस सेशन को, इस क्लास को, और आगे बढ़ते हैं जो है धीरे धीरे। ठीक है, तो चलिए आइए शुरुआत करते हैं। तो वेन डायग्राम को पढ़ने और समझने से पहले यहाँ पर देख लीजिए कि अपनी हिंदी गेट मात्र 299 रुपए में। यहाँ पर आप सब देख पा रहे हैं कि हिंदी की जो क्लास है, जो बुक है आपकी, जो है नितिन सर के द्वारा खुद हस्तलिखित है, खुद हाथ से लिखी हुई बुक है। स्वयं उन्होंने इस पे मेहनत किया है, बहुत दिनों से इस पे लगे हुए थे, मेहनत कर रहे थे, काम कर रहे थे, और आज फाइनली आप सबके सामने आ गई है। तो आप लोगों के लिए एक सुनहरा अवसर है इस बुक के लिए। तो इस बुक को जो है आप सभी लोग जो है, जिन बच्चों के पास हिंदी का बुक नहीं है, जिनके पास है, और अगर जो इंटरेस्टेड है नितिन सर की बुक पढ़ने के लिए, तो बहुत ही खूबसूरत बुक है। मैं आपको पहले से बता दे रहा हूं, बाकी आपकी मर्जी, कोई प्रेशर नहीं है कि नहीं इसके बगैर आपकी तैयारी नहीं हो सकती, ऐसा नहीं। लेकिन बुक बहुत खूबसूरत है, इतना मैं जानता हूं। बहुत मेहनत करके जो है ये बुक आपके सामने लेकर नितिन सर आपके सामने आए। ठीक है, तो चलिए दोस्तों, आज हम बात करते हैं वेन डायग्राम। वेन डायग्राम को हिंदी में हम लोग बोलते हैं वेन आरेख। क्या बोलते हैं? वेन आरेख बोलते हैं। तो आज हम लोग जो है वेन आरेख को पढ़ने वाले हैं। तो वेन आरेख को पढ़ने से पहले आप सबको जो है कुछ बातों का ध्यान देना पड़ेगा, और वो बातें क्या है मैं आप सबको बता देता हूं। दोस्तों, यहां पर वेन डायग्राम में कुछ शब्दावलियां होती हैं, उन शब्दावलियों को आपको समझना पड़ेगा कि शब्द का क्या मतलब होता है, कैसे डायग्राम होते हैं, उसकी थोड़ा सा हम लोग बात करेंगे। और उसी के आधार पर देखो, बहुत ज़्यादा डिटेल में तो लेकर नहीं चलूंगा, लेकिन मैं फिर भी प्रयास करूंगा ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें आप सबके सामने लाने का। तो देखो, वेन डायग्राम में जैसे मान लीजिए एक आल शब्द मिलता है। क्या मिलता है? आल। आल को हम लोग हिंदी में बोलते हैं सभी। क्या बोलते हैं? सभी बोलते हैं। ठीक है, आल का डायग्राम बनता है कुछ इस प्रकार से। ये आपका डायग्राम मिलता है, जैसे कह दिया जाए कि सभी ए बी हैं, या कह दिया जाए कि जैसे कह दिया जाए कि मैंगोज आर फ्रूट्स। ठीक है, मैंगोज आर फ्रूट्स बोल दिया जाए कि मैंगो आर फ्रूट। तो जितना भी मैंगो है वो सारा का सारा क्या है? फ्रूट्स के अंतर्गत आता है। तो मैंगो अंदर रहेगा, फ्रूट्स बाहर रहेगा, तो पूरा मैंगो किसके अंडर में आएगा? फ्रूट्स के अंदर में आएगा। तो इस सिचुएशन से रिलेटेड कुछ प्रश्न बनते हैं, देखो। और उसी के आधार पर जो है, देखो मैं बहुत ज़्यादा डिटेल में, लेकिन फिर भी मैं पूरे कॉन्सेप्ट आपको जो है बताने का प्रयास करूंगा। तो आल की कंडीशन में कुछ इस प्रकार का डायग्राम बनता है। एक डायग्राम आपको बनता है, एक शब्द होता है सम का। सम को हम लोग क्या बोलते हैं? कुछ बोलते हैं। सम को हम लोग क्या बोलते हैं? कुछ बोलते हैं। ठीक है, सम को हम लोग कुछ बोलते हैं। ठीक है, जब कुछ बोलते हैं तो कुछ के लिए डायग्राम क्या होता है? कुछ इस प्रकार से हमारा जो है डायग्राम्स बनता है, इस प्रकार से। तो कुछ का डायग्राम कुछ इस प्रकार से बनेगा, जैसे कह देगा सिंगर एंड डांसर। तो कुछ सिंगर ऐसे होते हैं जो डांसिंग करते हैं, कुछ डांसर ऐसे होते हैं जो सिंगिंग करते हैं। तो यहाँ पर सम की सिचुएशन क्या करती है? उत्पन्न होती है, बनती है। ठीक है, तो सम का डायग्राम कुछ आपका इस प्रकार से बनता है, ये बात आप सबको पता है। और इसके बाद यहाँ पर बात करें तो आल। आल को हम लोग बोलते हैं सभी।
आल को हम लोग क्या बोलते हैं, सभी बोलते हैं, ठीक है। सॉरी, आल तो हो चुका है ना, नो की बात करना है, आल तो हो चुका है, नो की बात करना है। जैसे यहाँ पर नो की बात करेगा, नो का मतलब होता है कुछ नहीं, नो का मतलब होता है कुछ नहीं, ठीक है, नो का मतलब होता है कुछ नहीं। अब कुछ नहीं का मतलब होता है कि जिसका आपस में कोई रिलेशन ना हो, तो दोनों डायग्राम्स क्या होते हैं, अलग अलग बनते हैं, दोनों डायग्राम्स क्या होते हैं, अलग अलग बनते हैं। जैसे कह दिया जाए यहाँ पर जैसे चेयर एंड टेबल, तो चेयर और टेबल मतलब जो है दोनों अलग अलग बातें हैं, चेयर अलग है और टेबल अलग है, दोनों क्या है यहाँ पर अलग अलग बातें हैं। तो इस प्रकार से रिलेशन को हमें पढ़ना पड़ता है, समझना पड़ता है, तब जाके हम उन प्रश्नों का क्या कर पाते हैं, आंसर्स दे पाते हैं। तो ये हो गई आल की सिचुएशन, ये हो गई शम की सिचुएशन और ये हो गई आपकी नो की सिचुएशन, ठीक है। तो इस सिचुएशन को ध्यान में रखना पड़ेगा। मैंने आपको एग्जांपल्स बताने का प्रयास किया है। जैसे यहाँ पर कह दिया जाए, मैंने कहा था मैंगोज, फ्रूट्स, टेबल्स, फर्नीचर, टेबल और फर्नीचर का क्या रिलेशन बनेगा। आप सब सोचो, जैसे मान लो मैं यहाँ पर लिख दूं टेबल और फर्नीचर, तो टेबल और फर्नीचर की अगर हम सब बात करें तो टेबल और फर्नीचर का क्या रिलेशन बनेगा। तो जितना भी टेबल है वो सारा का सारा फर्नीचर का पार्ट होता है। मैंने कहा था कि जैसे मैंगो, आपको याद होगा, मैंगो एंड फ्रूट्स की अगर बात करें, तो मैंगो और फ्रूट्स की अगर बात करें तो जितना भी दुनिया में आम है वो सारा का सारा फल के अंतर्गत आता है। तो यहाँ पर मैंने कहा था सिंगर एंड डांसर, यहाँ पर मैंने कहा था सिंगर और डांसर, सिंगर एंड डांसर, ठीक है। तो सिंगर और डांसर की बात करें तो इनका जो आपस में रिलेशन बनेगा, तो आप एक अपने कॉमन सेंस की बात करो तो कुछ सिंगर ऐसे होते हैं जो डांसर होते हैं, कुछ डांसर ऐसे होते हैं जो सिंगर होते हैं। इस प्रकार से चीजें जो है आपकी चलती हैं। जैसे मैंने यहाँ पर कहा था टेबल एंड चेयर, जैसे मैंने यहाँ पर कहा था टेबल एंड चेयर, तो टेबल एंड चेयर की अगर हम सब बात करें तो टेबल और चेयर दोनों अलग अलग बातें हैं, लेकिन दोनों किसका पार्ट है, फर्नीचर का पार्ट है। तो अगर यहाँ फर्नीचर होता तो दोनों अलग अलग जाकर फर्नीचर के अंतर्गत आ जाते। तो उस रिलेशन को हमें समझना पड़ता है, उस रिलेशन को हमें बनाना पड़ता है, तभी हम जो है वहां तक क्या कर पाते हैं, पहुंच पाते हैं, ठीक है। तो आशा करता हूं दोस्तों कि ये जो बातें हैं आप सब तक पहुंच पाई होंगी, जो मैं आपको समझाना चाह रहा था। और इसी के अंतर्गत जो चीजें आती हैं उनको लेकर हमें क्या करना है, मूव ऑन करना है, ठीक है। तो चलिए दोस्तों, ये बात कंप्लीट हुई। अब मैं आपको लेकर चलता हूं प्रश्नों की ओर। वैसे यहां पर मैं आपको बता दूं कि 10 प्रकार के ऑप्शंस बनते हैं, और इससे पहले जो मैंने क्लास ली थी वेन डायग्राम की, अगर आपको डिटेल से देखना है तो आप वहां पर जाकर वेन डायग्राम की क्लास में, या तो फिर मैंने बताया था कि एसएससी सीजीएल का जो 3 बजे आपकी लाइव क्लास आती है उसमें मैं सारे चैप्टर डिटेल से पढ़ाने का मैंने एक जो है आप लोगों का ट्रेडमार्क ले लिया है। उसमें आपका एक एक चैप्टर आप जो है डिटेल से पढ़ना चाहते हैं तो उसमें आके पढ़ सकते हैं। ये आप सब जो बच्चे पढ़ रहे हैं उनको पता है, क्योंकि मैं अक्सर ये बात आप सबके सामने शेयर करता हूं, ठीक है। चलिए, बहुत खूबसूरत। तो पहले सबसे पहला काम है, अब चलते हैं प्रश्नों की ओर। तो जितने आप लोग जुड़े हुए हैं, कम से कम एक बार सभी लोग वीडियो को पहले लाइक कर दीजिएगा। लाइक करने के साथ साथ आप अपने फ्रेंड सर्कल में, अपने व्हाट्सएप स्टेटस में या फेसबुक में उसको शेयर कर दिया करिए क्लास को, जिससे ज्यादा से ज्यादा बच्चे जुड़ सके। आप इतना तो हम सबके लिए कर ही सकते हैं, और मुझे पता है कि बहुत से बच्चे करते हैं और बहुत से बच्चे नहीं कर पाते। जो नहीं कर पाते हैं उनसे मेरी गुजारिश है कि एक बार बेटा, एक 2 बार, मैं रोज नहीं कहता कि रोज आपको करना है, हफ्ते में 1-2 बार आप जो है कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। तो आइए चलते हैं प्रश्नों की तरफ। तो प्रश्न नंबर पहला आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, सप्ताह, दिन और वर्ष, इसमें से आपको रिलेशन बताना है। ए बी सी डी करके आपके ई करके 5 आपके पास ऑप्शन है। इन 5 ऑप्शंस में आपको रिलेशन बनाना है और बताना है कि इनमें से कौन सी बात जो है सत्य होगी या कौन सी बात जो है असत्य होगी। तो सप्ताह, दिन और वर्ष में बताइए क्या सही होगा और क्या गलत हो जाएगा। ध्यान से पढ़ो भाई। तो सप्ताह, दिन और वर्ष की बात करें तो पहले आपका सप्ताह से दिन से रिलेशन बनाना है, पहले आपको सप्ताह का दिन से रिलेशन बनाना है, फिर आपको सप्ताह का वर्ष से रिलेशन बनाना है, फिर आपका दिन से वर्ष से रिलेशन बनाना है। तो सप्ताह और दिन की अगर हम बात करें तो क्या कह सकते हैं, सप्ताह और दिन की बात करें तो दिन जो होता है वो सप्ताह के अंडर में आता है। जो दिन होते हैं 7 दिनों का सप्ताह होता है, तो जो दिन होगा वो सप्ताह के अंदर में आता है। और इसके बाद जो सप्ताह और वर्ष की बात करें, सप्ताह वर्ष के अंडर में आता है और दिन भी वर्ष के अंडर में आता है। तो यहाँ पर सबसे ऊपर किसको रख लेंगे, वर्ष को रख लेंगे। कुछ इस प्रकार का डायग्राम आपका बनता हुआ नजर आएगा। तो ये क्या हो जाएगा, ये दिन हो जाएगा, ये सप्ताह हो जाएगा, ये वर्ष हो जाएगा। तो दिन सप्ताह के अंतर्गत, सप्ताह दिन के अंदर, वर्ष के अंतर्गत, तो दिन भी वर्ष के अंडर में आ जाएगा। तो ये वाला डायग्राम बनेगा। और जिन बच्चों ने इस वाले डायग्राम को प्राथमिकता दी होगी उनका ये आंसर बिल्कुल क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। ठीक है, तो आशा करता हूं दोस्तों कि ये प्रश्न आपका सही हो गया। तो पहले का जो हमारा आंसर आएगा सप्ताह, दिन, वर्ष का, वो ऑप्शन नंबर ए क्या करेगा, सही हो जाएगा। ठीक है, तो अगर आपने ऑप्शन नंबर ए को हिट कराया है तो आपका प्रश्न सही हो जाएगा। आइए चलते हैं अब दूसरे प्रश्न में। दूसरा प्रश्न को देखते हैं। दूसरा प्रश्न आपकी स्क्रीन पर
पर आ चुका है, कह रहा है न्यायाधीश चोर और अपराधी। तो बताइए न्यायाधीश चोर और अपराधी का क्या रिलेशन बनेगा? बताओ भैया, न्यायाधीश चोर और अपराधी का क्या रिलेशन बनेगा? इसमें से ए बी सी डी ई करके 5 ऑप्शन हैं। इन पांचों में से कौन सी बात सत्य है और कौन सी बात असत्य है, ये आपको बताना है। तो बताइए न्यायाधीश चोर और अपराधी का क्या रिलेशन बनेगा? पहले न्यायाधीश से चोर का रिलेशन देखो, फिर न्यायाधीश से अपराधी का रिलेशन देखो, फिर चोर से जो है आपको जो है अपराधी का रिलेशन। तो सबके बारे में सोचना है, दोनों तरफ से न्यायाधीश और चोर की क्या बात रिलेशन कर सकते हैं। भाई देखो, न्यायाधीश और चोर की बात करें तो न्यायाधीश का और चोर का आपस में कोई रिलेशन नहीं बनता। न्यायाधीश का और चोर का आपस में कोई रिलेशन नहीं बनता है। न्यायाधीश अलग है, चोर अलग है। और न्यायाधीश और अपराधी की बात करें तो न्यायाधीश का अपराध से कोई रिलेशन नहीं होता है। न्यायाधीश अपना एक अलग प्रोफेशन होता है जो लोगों का डिसीजन देता है, निर्णय देता है। तो ये नहीं आपके दिमाग में आ जाए कि सर न्यायाधीश भी तो कभी ना कभी करप्शन करते हैं, अपराध करते हैं, तो वो ऐसे नहीं सोचना है। न्यायाधीश एक अलग प्रोफेशन है, हम उनको बड़ी मर्यादा के साथ एक न्याय के रूप में देखते हैं। तो उनका अपराधी से कोई रिलेशन नहीं होगा, क्योंकि हम उनको निस्वार्थ तरीके से उनके पास जाते हैं बिगैर अपराध के, क्यों निस्वार्थ तरीके से डिसीजन देंगे। और इसके बाद चोर और अपराधी की बात करें तो हम इतना कह सकते हैं कि दुनिया में जितना भी चोर है, दुनिया में जितना भी चोर है वो सारे के सारे क्या हैं? अपराधी हैं। बोलो, कह सकते हैं कि नहीं? दुनिया में जितने भी चोर हैं वो सारे के सारे क्या हैं? अपराधी हैं, या आगे होंगे, वो सारे के सारे एक अपराधी हो जाएंगे। लेकिन न्यायाधीश का इनसे आपस में कोई रिलेशन नहीं बनेगा। तो ये डायग्राम आपका बनेगा। और ये डायग्राम आपका कहाँ जाएगा? ये किस में है? ए में है नहीं है, बी में है नहीं है, सी में है नहीं है, डी में है नहीं है, तो कहाँ पर है? ई ऑप्शन में। तो ई ऑप्शन को अगर आप हिट करेंगे तो ये आपका आंसर, ये प्रश्न आपका बिल्कुल क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। तो इसी प्रकार से आपके जो है प्रश्न आते हैं, एक एक प्रश्न को आपको करना है और आगे जो है मूव ऑन करते चलना है। ठीक है दोस्तों, तो तैयार हैं आप सभी लोग आज के सेशन के लिए? तो चलिए सभी लोग जल्दी से एक बार बड़ी एनर्जी के साथ आंसर्स को देना शुरू करिए और एक एक क्वेश्चंस को लेकर हम लोग क्या करेंगे? आगे बढ़ते चलेंगे। तो ये हो गया दूसरा वाला कंप्लीट। आइए चलते हैं 2 के बाद 3 में। 2 के बाद 3 में चलते हैं। 3 नंबर यहां पर है पति पत्नी और परिवार। बहुत ही खूबसूरत सा प्रश्न है। तो आपको बताना है कि पति पत्नी और परिवार का आपस में क्या रिलेशन बनेगा? ए बनेगा, बी बनेगा, सी बनेगा, डी बनेगा या ई बनेगा? बताइए जल्दी से कि पति पत्नी और परिवार का यहां पर क्या रिलेशन बनेगा आप सबके अकॉर्डिंग? तो चलिए यहां पर अगर ध्यान से देखें पति और पत्नी की अगर बात करें तो मैं एक बात आपको बता दूं कि आपको ध्यान से देखना है कि पति और पत्नी की बात करें तो आपके दिमाग में देखिए, बहुत से बच्चे क्या करते हैं कि जैसे मान लीजिए इस प्रकार का एक डायग्राम बनता है और एक इस प्रकार का एक डायग्राम बनता है। अगर मान लो ऑप्शन नंबर F दे दें तो बताइए ये भी एक ऑप्शन है आप सबके सामने। तो इसमें से बताना है कि कहीं ये वाला सही तो नहीं है, इन पांचों में से छोड़ के आपको ध्यान से बताना है। तो देखो दोस्तों, यहां पर आपको ध्यान देना है। तो यहां पर आप लोगों को क्या करना है? आप लोग एक बात बताओ भाई, जो बच्चे ए बी सी डी ई करके और एफ करके एक ऑप्शन मैंने और जनरेट कर दिया है, इनमें से आपको बताना है कि इन पांचों में से क्या छठवां तो नहीं हो सकता है। तो दोस्तों अगर ध्यान से देखें तो पति पत्नी और परिवार की अगर बात करें तो पति और पत्नी की अगर बात करें तो देखो आप लोग क्या करते हैं कि बहुत से बच्चे जो है या तो फिर आप जो है इसमें चले जाओगे, इसमें चले जाओगे, इसमें चले जाओगे, इसमें चले जाओगे। भाई ये तो हो नहीं सकता सी वाला। तो दोस्तों ध्यान से देखें तो पति और पत्नी की बात करें तो पति और पत्नी, तो कुछ बच्चे अगर इसको लेकर चल रहे हैं तो यहाँ पर आपको ध्यान से देखना है कि आप ये कह रहे हो कि कुछ पति ऐसे हैं जो पत्नी हैं और कुछ पत्नी ऐसे हैं जो पति है। तो बताओ भाई ये प्रकृति का उल्लंघन ना हो गया? अगर मान लो आपको कह दिया जाए कि आप पत्नी हो आधा और आधा पति हो, तो फिर कैसा लगेगा? अच्छा लगेगा? नहीं लगेगा ना। तो यहां पर हमको दोनों तरफ से सोचना। हम ये कह सकते हैं कि कुछ पति हैं जो पत्नी यहाँ हैं और कुछ पत्नियां हैं जो पति हैं, तो ये बात क्या होगा? गलत होगा। तो यहां पर आपको ध्यान देना है कि पति और पत्नी, ध्यान से समझना कि पति और पत्नी दोनों अलग बातें हैं। पति अलग है, पत्नी अलग है, लेकिन दोनों एक ही परिवार का हिस्सा होता है। और बी वाला ऑप्शन हमको यहाँ पर दिया था और जिन बच्चों ने बी बताया था उनका आंसर सही है। और जो बच्चे इसके सिवा कहीं जा रहे हैं तो आप रिलेशन को बना के देखिए, समझने का प्रयास करिए, तो वहां तक आप लोग जो है जरूर पहुंच पाएंगे। ठीक है,
तो बस यही सब बातें हैं जो आप लोगों को ध्यान देना होता है, सावधानी बरतनी होती है, तो वहां तक हम आसानी से क्या करते हैं, पहुंच पाते हैं। ठीक है दोस्तों, तो चलिए, बहुत बढ़िया, बहुत ही खूबसूरत सा प्रश्न था। आशा करता हूं कि आप सब जो है वहां तक पहुंच पाए होंगे। ठीक है, तो तीसरा वाला हमारा क्या हुआ, प्रश्न कंप्लीट हुआ। 3 के बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 में, बस, कार और वाहन। तो बताना है आपको कि बस, कार और वाहन में इसमें से क्या आंसर जाएगा आप सबका। बताओ भैया, बस, कार और वाहन में आपका जो है कौन सा आंसर जाएगा, ये आप सबको जो है बताना है। वो भी बड़ी सावधानी के साथ बताना है, जल्दबाजी में कोई भी आंसर हमको नहीं देना है, ये बात आप सबको जो है ध्यान देना है। बताओ, बस, कार और वाहन का आपस में क्या रिलेशन बनेगा, आप सबको जो है बताना है। बस, कार और वाहन का क्या रिलेशन बनेगा, ये आप सबको जो है बताना है। तो बन गया होगा अब तक आंसर। तो देखो, बस और कार की बात करें तो बस और कार दोनों अलग अलग बातें हैं। बस और कार दोनों अलग अलग बातें, बस अपना अलग है, कार अपना अलग है, लेकिन दोनों किसका पार्ट है, वाहन का पार्ट है। बोलो, समझ में आई बात कि नहीं। तो बस और कार दोनों अलग अलग बातें हैं, लेकिन दोनों किसका पार्ट है, वाहन का पार्ट है। तो इसलिए इस प्रश्न का जो सही आंसर जाएगा वो बी वाला जाएगा। क्या जाएगा, बी वाला जाएगा। और आशा करता हूं कि ये प्रश्न आप सबको जो है समझ में बढ़िया से आ गया होगा। ठीक है, चलिए, बहुत ही खूबसूरत सा प्रश्न था। तो चलिए, पहला वाला प्रश्न हमने क्या किया, यहां से कंप्लीट कर लिया। ठीक है, पहला वाला प्रश्न हमने यहां से क्या कर लिया, कंप्लीट कर लिया। ठीक है, तो चौथे का जो आंसर आएगा वो बी वाला जाएगा। आइए चलते हैं अगले प्रश्न में, 4 के बाद क्वेश्चन नंबर 5 में। तो क्वेश्चन नंबर 5, सरसों, जौ और आलू। बताओ भाई, सरसों, जौ और आलू में क्या रिलेशन बनेगा। सरसों, जौ और आलू में क्या रिलेशन बनेगा, आपको बताना है। ए जाएगा, बी जाएगा, सी जाएगा, डी जाएगा या ई जाएगा। अगर आपके देखिए, सरसों भी जानते हैं, जौ भी जानते हैं, आलू भी जानते हैं, ऐसा नहीं कि इनसे अनभिज्ञ हैं, शब्दों का मतलब नहीं पता, शब्दों का मतलब पता है। बस आपको रिलेशन बनाने का प्रयास करना है और बताना है कि इनमें से कौन सा रिलेशन सत्य होगा या कौन सा रिलेशन असत्य होगा, ये आपको जो है बताना है। तो चलो बता दो जल्दी से सभी लोग, क्या होगा आंसर आप सबके अकॉर्डिंग, बोलिएगा जल्दी से भैया। तो देखिए दोस्तों, सरसों और जौ की बात करें तो सरसों और जौ का रिलेशन बनाने का प्रयास करें तो सरसों अपना एक अलग है और जौ अपना अलग है। सरसों का जौ से कोई रिलेशन नहीं होता, सरसों का आलू से कोई रिलेशन नहीं होगा, आलू अपना अलग है, सरसों अलग है, और जौ का आलू से कोई रिलेशन नहीं होता। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये आपस में तीनों एक दूसरे से भिन्न होंगे, अलग होंगे, तीनों का एक दूसरे से कोई रिलेशन नहीं बनेगा। सरसों अलग है, जौ अलग है, आलू अलग है, और ऐसा डायग्राम कहाँ है, ऑप्शन नंबर तीसरे में। तो जिन बच्चों ने इस प्रश्न का आंसर तीसरा बताया है, उनका प्रश्न बिल्कुल क्या करेगा, सही हो जाएगा। तो पांचवें का जो आंसर जाएगा तीसरा वाला सही हो जाएगा। तो पांचवें का जो आंसर जाएगा तीसरा वाला सही हो जाएगा। 5 के बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 में। तो क्वेश्चन नंबर 6 में चलने से पहले कुछ इंफॉर्मेशन आप सबके लिए है कि जो बच्चे 2018 वाला वीडियो का, जो बच्चे 2018 वाला वीडियो का री एग्जाम देने वाले हैं, उन सब के लिए स्टडी 91 एक सुनहरा सा टॉप 15 मॉक टेस्ट लेकर आया है। और ये जो मॉक टेस्ट होंगे विद वीडियो सॉल्यूशन के साथ में प्रोवाइड किए जा रहे हैं, मतलब टेस्ट देने के बाद इसका सॉल्यूशन भी आप सबको दे दिया जाएगा, लेक्चर सहित वीडियो सॉल्यूशन के सहित दिया जाएगा। ये नहीं कि सिर्फ आंसर ऑप्शन दे दिए जाएं, आपको पूरा सॉल्यूशन दिया जाएगा, जिससे आपको आइडिया लग जाएगा कि कौन सी बात सत्य है और कौन सी बात असत्य। अपने आप को एनालिसिस करने का आप सभी को मौका मिलेगा। तो आइए, क्वेश्चन नंबर 6 आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। क्वेश्चन नंबर 6 को पढ़िए और बताइए कि आप सबके अकॉर्डिंग क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर क्या हो जाएगा। बोलो भैया, आप सबके अकॉर्डिंग क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर क्या हो जाएगा, सभी लोगों को बताना है इसका सही जवाब क्या हो जाएगा। बताओ भाई। कह रहा है कि निम्नलिखित प्रश्नों में 3 वर्ग दिए गए हैं, आपको यह पता लगाना है कि आगे दिए गए 5 चित्रों में से कौन सा चित्र 3 वर्गों के बीच संबंधों को अच्छा प्रतिनिधित्व करता है, ये आपको बताना है। बताओ भैया, कौन सा सबसे अच्छा प्रतिनिधित्व करता है, ये आप सबको जो है बताना है, और बड़ी सावधानी के साथ इस प्रश्न का आंसर लेकर हमको जो है आगे करना है। बताओ भैया, महिलाएं, माँ और विधवाएं में क्या रिलेशन बनेगा, महिलाएं, माँ और विधवाओं में क्या रिलेशन बनेगा, ये आपको जो है बताना है। बोलो भाई जल्दी से, क्या इसका आंसर आएगा सभी लोग।
ए जाएगा, बी जाएगा, सी जाएगा, डी जाएगा या ई जाएगा, इनमें से कौन सी बात सत्य होगी ये आप सबको बताना है। मैं आपके कमेंट का इंतजार कर रहा हूं, तो सभी लोग अपने अपने आंसर्स देते चलिए कि इसमें से ए बी सी डी ई में से कौन सा ऑप्शन आप सबके अकॉर्डिंग सही होगा। महिलाएं, माँ और विधवाओं में से क्या रिलेशन बनेगा। भाई देखो एक बात, महिला और माँ का क्या रिलेशन बनेगा, महिला और माँ का क्या रिलेशन बनेगा कि कुछ महिलाएं ऐसी हैं जो माँ हैं, है ना। महिला और माँ का क्या रिलेशन बनेगा कि कुछ महिलाएं ऐसी हैं जो माँ हैं और कुछ माँ ऐसी हैं जो महिलाएं हैं। तो अगर हम इसको इस प्रकार से सोचते हैं, आपके सोचने का मैं तरीका बता देता हूँ। रिलेशन दोनों तरफ से सोचना होता है। हम ये कह सकते हैं कि कुछ महिलाएं ऐसी हैं जो माँ हैं, अच्छा है, बिल्कुल सही बात है कि कुछ महिलाएं माँ हैं, सारी महिलाएं दुनिया में माँ नहीं है, और कुछ माँ ऐसी हैं जो महिलाएं। तो अगर कुछ माँ महिलाएं हैं तो बाकी जो माँ है वो महिला नहीं है, पुरुष है। ये सोचने वाली बात है, गलत हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, तो ये बात गलत हो जाएगी, क्योंकि दोनों तरफ से इधर से देखें तो बात सही निकल रही है कि कुछ महिलाएं माँ हैं, बात सही है, लेकिन कुछ माँ महिलाएं हैं, बात गलत है, क्योंकि कुछ माँ हैं जो महिलाएं हैं और कुछ माँ जो बच्ची बाकी की वो भी महिला है ही नहीं। तो इसका मतलब ये प्रकृति का अपवाद है कि भाई माँ तो सारी की सारी महिलाएं ही होती हैं। तो इसलिए यहाँ पर इस डायग्राम को हम यहाँ पर बना नहीं सकते। अभी समझ आया कि नहीं आया। तो यहाँ पर हम ये कह सकते हैं कि सबसे अच्छा बेटर ये होगा कि दुनिया में जितनी भी माँ हैं, दुनिया में जितनी भी माँ हैं वो सारी की सारी क्या है, महिलाएं हैं, और कुछ महिलाएं ऐसी हैं जो माँ हैं। अब बात सही हो गई, कुछ महिलाएं ऐसी हैं जो क्या हैं, माँ हैं। ये बात क्या हो गई, सही हो गई। महिला का और विधवा का अगर बात करें तो कुछ महिलाएं ऐसी हैं जो विधवा हैं और कुछ माँ भी ऐसी होती हैं जो विधवा होती हैं। तो इसमें से दोनों का सम का रिलेशन बनेगा। तो ये डायग्राम आपके लिए सबसे बेस्ट आंसर होगा, और जिन बच्चों ने इस डायग्राम को चूज किया है उनका आंसर बिल्कुल बढ़िया से हो जाएगा। ठीक है, अभी समझ में आई बात कि नहीं आई। तो बस इसी प्रकार से इसको जो है लेकर हमें क्या करना है, चलना है। तो अभी समझ में आया। तो ये आंसर कहाँ है, ऑप्शन नंबर डी में। और अगर आपने डी को चूज किया है तो आपका प्रश्न बिल्कुल क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। ठीक है, समझ में आई बात। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 6वां कंप्लीट हुआ, और 6 का जो आपका आंसर जाएगा वो कौन सा जाएगा, डी वाला जाएगा। तो 6 का जो आपका आंसर जाएगा वो डी वाला जाएगा। अगर आपने 6 का डी वाला चूज किया है तो आपका आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। तो 6 के बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 में। क्वेश्चन नंबर 7 में आ जाओ भैया। क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है कि लेखक, शिक्षक और पुरुष। तो बताइए लेखक, शिक्षक और पुरुष में क्या रिलेशन बनेगा, आप सबको बताना है। बहुत ही शानदार प्रश्न है, अगर कॉमन सेंस यूज करेंगे तो आंसर आप सबको जो है जरूर मिलेगा। बताइए लेखक, शिक्षक और पुरुष में क्या रिलेशन बनेगा, आपको ध्यान से बताना है। बोलो भाई, लेखक, शिक्षक और पुरुष में क्या रिलेशन बनेगा। सोचिए कि ए जाएगा, बी जाएगा, सी जाएगा, डी जाएगा या ई जाएगा, इनमें से कौन सा आंसर जाएगा। तो लेखक है, शिक्षक है और पुरुष है, ये तीन चीजें हैं, इन तीन में से क्या आंसर जाएगा ये आप सबको जो है बताना है। तो बताइए लेखक, शिक्षक और पुरुष में क्या रिलेशन बनेगा, ये आप सबको जो है बताना है। तो बताइए इस प्रश्न का सही जवाब आप सबके अकॉर्डिंग क्या होने वाला है। तो लेखक और शिक्षक की बात करें तो कुछ लेखक ऐसे हैं जो शिक्षक हैं और कुछ शिक्षक ऐसे होते हैं जो लेखक होते हैं। ये बात मानते हो कि नहीं। तो इनका सम का रिलेशन में कुछ लेखक शिक्षक होते हैं, कुछ शिक्षक लेखक होते हैं। कुछ शिक्षक हैं जो लेखक का काम करते हैं, कुछ लेखक होते हैं जो शिक्षक भी होते हैं। कुछ लेखक पुरुष होते हैं और कुछ लेखक महिलाएं होती हैं। कुछ शिक्षक पुरुष होते हैं, कुछ शिक्षक महिलाएं होती हैं, कुछ पुरुष शिक्षक होते हैं। तो ये बात ध्यान देना, तीनों का सम का रिलेशन बनेगा और ये कहाँ जाएगा, ऑप्शन नंबर ए में। और जिन बच्चों ने इसका ऑप्शन नंबर ए चूज किया है उनका प्रश्न बिल्कुल सही हो जाएगा। और ए के सिवा अगर आपने कुछ चूज किया है तो आपकी सोच गलत है, आपको सोचने का तरीका चेंज करना पड़ेगा। तो क्वेश्चन नंबर 7 का जो आंसर होगा वो ए वाला हो जाएगा। 7 के बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 में। क्वेश्चन नंबर 8 आपकी स्क्रीन पर आ चुका है दोस्तों, इसको पढ़िए और बताइए कि इस प्रश्न का सही आंसर क्या हो जाएगा। केरल, बिहार और भारत, कितना खूबसूरत और नॉर्मल सा प्रश्न है। तो बताइए केरल, बिहार और भारत का क्या रिलेशन बनेगा, आप सबको जो है बताना है। इसमें से कौन सा ऑप्शन जो है सही हो जाएगा। तो केरल, बिहार और भारत का क्या रिलेशन बनेगा, आप सबको जो है ध्यान से बताना है। जल्दबाजी नहीं करेंगे, सावधानी से बताएंगे तो आंसर जो है आप सबको जरूर मिलेगा। केरल, बिहार और भारत का जो है क्या आंसर मिलेगा, आप सबको बताना है। केरल, बिहार और भारत का क्या रिलेशन बनेगा, बोलो भाई क्या आंसर आएगा। केरल, बिहार और भारत का क्या रिलेशन बनेगा। तो भाई देखो केरल और बिहार भारत के दो राज्य हैं।
केरल और बिहार भारत के दो राज्य हैं, लेकिन केरल एक अलग राज्य है और बिहार एक अलग राज्य है, तो केरल का बिहार से कोई रिलेशन नहीं बनेगा, लेकिन दोनों किसका पार्ट हैं, दोनों भारत का पार्ट हैं, तो इसलिए ये वाला डायग्राम जाएगा और ये वाला डायग्राम कहाँ है, ऑप्शन नंबर सी में। तो ये प्रश्न तो किसी का गलत नहीं होना चाहिए, क्योंकि केरल बिहार और भारत के बारे में सबको पता है, ऐसा कोई लड़का नहीं होगा जिसको इसके बारे में इंफॉर्मेशन ना हो, ठीक है ना। चलिए, जीएस में हम इतना जानते हैं, और ये तो राज्यों की बात है जो बचपन से आप सबको बताए जाते हैं। तो ये क्वेश्चन नंबर सी वाला क्या करेगा, सही हो जाएगा। तो 8वें का जो आंसर आएगा सी वाला होगा। 8 के बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 में। क्वेश्चन नंबर 9 आपकी स्क्रीन पर आ चुका है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 9 को पढ़िए और बताइए। तो कह रहा है चाय, कॉफी और पेय पदार्थ। तो चाय, कॉफी और पेय पदार्थ में से क्या रिलेशन बनेगा, ए जाएगा, बी जाएगा, सी जाएगा, डी जाएगा या ई जाएगा। आपको बताना है कि इनमें से कौन सी बात जो है सत्य हो जाएगी। चाय, कॉफी और पेय पदार्थ में क्या रिलेशन बनेगा, ये आपको बताना है। तो बताते चलिए भैया, सभी लोग आंसर्स को देते चलिए, एक एक करके वहां पर पहुंचना है, जल्दबाजी नहीं करना, ये बात आप सबको जो है ध्यान देना है। तो बताइए इनमें से कौन सी बात जो है सत्य हो जाएगी आप सबके अकॉर्डिंग। बोलो भैया, क्या होगा इसका सही जवाब। तो देखो, चाय और कॉफी की बात करें तो दोनों जो है पेय पदार्थ हैं, लेकिन चाय एक अलग होता है, कॉफी एक अलग होता है, ये बात आप सब जानते हैं। चाय का कॉफी से कोई रिलेशन नहीं होता। चाय एक अलग पेय पदार्थ है, कॉफी एक अलग पेय पदार्थ है। कुछ लोग चाय पसंद करते हैं, कुछ लोग कॉफी पसंद करते हैं, लेकिन आपको ध्यान देना है कि चाय और कॉफी अलग बातें हैं, लेकिन दोनों क्या है, पीने योग्य हैं, दोनों पेय पदार्थ के अंतर्गत आता है। तो ये इसका सबसे बेस्ट डायग्राम होगा। तो अगर आपने 9 का सी बताया है तो आपका आंसर सही है। बहुत से बच्चे सी आंसर दिए भी हैं, तो 9 का जो आंसर आएगा वो सी वाला क्या करेगा, सही हो जाएगा, ठीक है। तो 9 का जो आंसर आएगा सी वाला, क्योंकि चाय और कॉफी दोनों अलग अलग बातें हैं ना, ये बात जानते हैं ना। कुछ लोग बोलते हैं भैया मैं कॉफी पीता हूं, कुछ लोग बोलते हैं मैं चाय पीता हूं, तो चाय और कॉफी का आपस में कोई रिलेशन नहीं होता, ये बात आपको ध्यान देना है। तो सी वाला यहां पर क्या करेगा, सही हो जाएगा। तो 9 का जो आंसर आएगा वो सी वाला आएगा। 9 के बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 में। लड़के, छात्र और एथलीट, ये बहुत बढ़िया प्रश्न है। बताइए लड़के, छात्र और एथलीट में क्या रिलेशन बनेगा, आप सबको बताना है। बताते चलो भाई सभी लोग कि लड़के, छात्र और एथलीट में क्या रिलेशन बनेगा। तो ढेर सारे प्रश्न मैं आप सबके सामने लेकर आया हूं, और इन्हीं प्रश्नों को आपको जो है एक एक करके लेकर आगे बढ़ते चलना है, और एक एक प्रश्न का आंसर भी आप सबको देते चलना है। तो लड़के, छात्र और एथलीट का जो रिलेशन है, क्या रिलेशन बनेगा, ये आप सबको बताना है। तो बताइए दोस्तों सभी लोग, लड़के, छात्र और एथलीट में क्या रिलेशन बनेगा, आप सबको बताना है। बताइए भैया, लड़के, छात्र और एथलीट में क्या रिलेशन बनेगा। छोटा सा प्रश्न है, ये नहीं कि बहुत ज्यादा समस्या वाली बात। लड़के और छात्र, तो कुछ लड़के ऐसे हैं जो छात्र हैं, और कुछ छात्र ऐसे हैं जो लड़के हैं, क्योंकि छात्र में आपको ध्यान देना है कि लड़का और लड़की दोनों आता है। छात्रा बोला जाता है, लेकिन दोनों आते हैं स्टूडेंट से ही होते हैं, तो ये आपको ध्यान देना है। कुछ लड़के ऐसे होते हैं जो एथलीट होते हैं, कुछ एथलीट ऐसे हैं जो लड़के हैं। हम ये नहीं कह सकते कि सारे एथलीट लड़के हैं, क्योंकि एथलीट में लड़कियां भी आती हैं। कुछ छात्र ऐसे हैं जो एथलीट हैं, कुछ एथलीट ऐसे हैं जो छात्र हैं, पढ़ाई कर रहे हैं। तो यहाँ पर तीनों का समसम का रिलेशन बनेगा, और तीनों के समसम के रिलेशन में आपका जाएगा ए नंबर। अगर आपने ए नंबर को चूज किया है तो आपका प्रश्न क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। तो 10वें का जो आंसर आएगा ए वाला आएगा। तो अगर 10वें का आपने आंसर ए किया है तो आपका प्रश्न क्या होगा, सही होगा। और इसके सिवा अगर आपने कुछ चूज किया है तो प्रश्न आपका क्या होगा, गलत होगा। तो 10वें का ए वाला दोस्तों क्या करेगा, सही हो जाएगा। 10वें का कौन सा, ए वाला सही हो जाएगा, ठीक है। तो आशा करता हूं दोस्तों कि ये प्रश्न आप सबका जो है सही हो जाएगा। तो 10 का ए वाला सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए, बहुत बढ़िया। तो चलिए दोस्तों, ये कंप्लीट हो गया होगा। तो 10 का ए वाला हमारा सही हुआ। आइए चलते हैं 10 के बाद क्वेश्चन नंबर 11 में। तो क्वेश्चन नंबर 11 में चलने से पहले अब हिंदी जो है नितिन सर के साथ फॉर ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की हिंदी है, और ये व्याकरण की क्लास है, हिंदी व्याकरण की क्लास है। बुक तो आ ही गई है, नया बैच भी स्टार्ट है। तो अगर आपको जो है बैच लेना है तो बैच के साथ में जो है बुक का लेना, या बुक के साथ में बैच का लेना। जब दोनों जो है एक ही टीचर की आपको चीजें मिलेंगी तो आपको कॉम्बिनेशन बनेगा, और कॉम्बिनेशन बनेगा तो चीजें बहुत बेहतर तरीके से क्या होंगी, तैयार होगी। ये बात सत्य है कि अगर एक ही टीचर से हम दोनों पढ़ते हैं, अगर उसी की रिटन बुक लिखी हुई
हुई खुद की मिल जाए तो सोने पे सुहागा होता है और आपकी तैयारी में 4 चांद लग जाते हैं। तो आइए क्वेश्चन नंबर 11 में चलते हैं। फूल, कपड़े और सफेद, तो बताइए फूल, कपड़े और सफेद का क्या रिलेशन बनेगा? ए बी सी डी ई करके 4 ऑप्शन है, तो बताइए फूल, कपड़े और सफेद का आपस में क्या रिलेशन बनेगा, ये आप सबको बताना है। 5 ऑप्शन है आपके सामने, तो 5 में से कौन सी बात सत्य है, कौन सी बात असत्य है, ये आपको बताना है। तो बताइए दोस्तों कि फूल, कपड़े और सफेद का क्या रिलेशन बनेगा, ये आप सबको बताना है। ए बी सी डी ई करके 5 ऑप्शन है और 5 में से कौन सी बात सत्य होगी या कौन सी बात असत्य होगी, ये आप सबको जो है बताना है। बताइए दोस्तों कौन सा आंसर जाएगा, कौन सा ऑप्शन सही होगा आप सबके अकॉर्डिंग। तो फूल, कपड़े और सफेद का क्या रिलेशन बनेगा? तो कुछ फूल ऐसे होते हैं जो क्या, देखो फूल और कपड़े, फूल और कपड़े का कोई, फूल एक अलग है, कपड़ा एक अलग है, फूल का कपड़े से कोई रिलेशन नहीं होता। लेकिन कुछ फूल ऐसे हैं जो सफेद हैं और कुछ सफेद ऐसा होता है जो फूल में होता है। कुछ कपड़े होते हैं सफेद, कुछ सफेद होता है कपड़े में। तो हम क्या करेंगे, सफेद को बीच में रखेंगे, सफेद को बीच में रखेंगे। तो कुछ सफेद ऐसा है जो फूल है, कुछ फूल ऐसा है जो सफेद है, और कुछ कपड़ा ऐसा है जो सफेद है, कुछ सफेद ऐसा है जो कपड़ा है, और बाकी जो सफेद है अदर चीजों में चला जाएगा। तो इसलिए ऐसा डायग्राम बनेगा। और ये कहाँ है? ऑप्शन नंबर फर्स्ट में। तो 11 का जो आंसर आएगा ए वाला आएगा, और जिन बच्चों ने 11 का ए दिया है उनका प्रश्न बिल्कुल सही हो जाएगा। तो 11 का ए वाला सही हो जाएगा। 11 के बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 में। तो क्वेश्चन नंबर 12 दोस्तों आपके स्क्रीन पर आ चुका है। पुरुष, पिता और चिकित्सक, क्या लिखा है? पुरुष, पिता और चिकित्सक। तो बताना है कि पुरुष, पिता और चिकित्सक में क्या रिलेशन बनेगा, ये आप सबको बताना है। तो बताइए इस प्रश्न का सही जवाब क्या होगा? पुरुष, पिता और चिकित्सक का क्या रिलेशन बनेगा? बताओ भैया, पुरुष, पिता और चिकित्सक का क्या रिलेशन बनेगा, ये आपको बताना है। तो ए बी सी डी ई करके आपके पास ऑप्शन है, इसमें से बताना है कि पुरुष, पिता और चिकित्सक का क्या रिलेशन बनेगा। ध्यान से देखिए और बताइए। तो दोस्तों पुरुष, पिता और चिकित्सक की हम बात करें तो दुनिया में पुरुष और पिता के रिलेशन बनाए तो दुनिया में जितने भी पिता हैं वो सारे के सारे क्या हैं? पुरुष हैं। ये बात मानते हो कि नहीं? दुनिया में जितने भी पिता हैं वो सारे के सारे क्या हैं? पुरुष हैं, क्योंकि पिता जो है महिला नहीं बन सकती, ये आपको ध्यान देना है। तो दुनिया में जितने भी पिता हैं वो सारे के सारे क्या हैं? पुरुष हैं। अब चिकित्सक की बात करें तो कुछ पुरुष चिकित्सक होते हैं, कुछ महिलाएं भी चिकित्सक होती हैं, और कुछ पिता चिकित्सक होते हैं, तो कुछ चिकित्सक पिता भी होते हैं। तो आपको ये ध्यान देना है। तो इनका सम का रिलेशन बनेगा। और ये वाला डायग्राम कहाँ है? ये वाला डायग्राम है ऑप्शन नंबर डी में। ठीक है ना? तो ये वाला डायग्राम कहाँ है? ऑप्शन नंबर डी में। तो अगर आपने डी को हिट कराया है तो आपका प्रश्न बिल्कुल सही हो जाएगा। तो 12 का जो आंसर होगा वो डी वाला क्या करेगा? सही हो जाएगा। तो 12 का जो आंसर होगा वो डी वाला क्या करेगा? सही हो जाएगा। ठीक है? तो पुरुष, पिता, चिकित्सक की बात करें तो डी वाला आंसर यहाँ पर क्या करेगा? सही हो जाएगा। तो 12 के बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13 में। तो क्वेश्चन नंबर 13 आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। संगीतकार, पुरुष और महिलाएं। तो संगीतकार, पुरुष और महिलाएं का जो रिलेशन है उसको ध्यान से पढ़िए और बताइए किसका रिलेशन क्या बनेगा। संगीतकार, पुरुष और महिलाओं का क्या रिलेशन बनेगा? बोलो भाई। संगीतकार, पुरुष और महिलाएं, आपका प्रश्न आपके सामने है। तो संगीतकार, पुरुष और महिलाओं का क्या रिलेशन बनेगा, आप सबको बताना है। बताओ जल्दी से भैया। तो देखो संगीतकार तो पुरुष भी होते हैं, संगीतकार तो महिलाएं भी होते हैं, लेकिन पुरुष और महिला का आपस में कोई रिलेशन नहीं होता। अगर आप सब सोच पा रहे हैं तो बहुत ही खूबसूरत सा शानदार प्रश्न है। तो हम क्या करेंगे? संगीतकार को बीच में रखेंगे। कुछ संगीतकार ऐसे हैं जो पुरुष हैं, कुछ संगीतकार ऐसे हैं जो क्या है? महिलाएं हैं, लेकिन पुरुष और महिला आपस में किसी प्रकार से संबंधित नहीं होंगे। तो इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर ए जाएगा। और अगर आप सबने 13 का ए नंबर चूज किया है या हिट किया है तो आपका आंसर या ऑप्शन बिल्कुल क्या होगा? सही हो जाएगा। तो
दोस्तों 13 का ए वाला क्या करेगा, सही हो जाएगा। 13 का कौन सा सही हो जाएगा, ए वाला सही हो जाएगा। ठीक है, आइए चलते हैं अगले प्रश्न में। तो चलो दोस्तों, अब टाइप नंबर 2 के प्रश्न यहां पर आ चुके हैं। इस प्रकार के प्रश्नों को सभी सही करेंगे। कह रहा कि सभी आकृतियों के अंदर मौजूद संख्या का पता लगाएं। कह रहा कि सभी आकृतियों के अंदर मौजूद संख्या का पता लगाएं। तो बताओ ऐसी कौन सी संख्या है जो सभी आकृतियों में क्या है, मौजूद है। बताइए क्वेश्चन नंबर 14 का आंसर आप सबके अकॉर्डिंग क्या सही हो जाएगा। ऐसी कौन सी संख्या है जो सभी आकृतियों के अंदर मौजूद है, त्रिभुज के अंदर भी, वृत्त के अंदर भी और आयत के अंदर भी। तो दोस्तों अगर 8 को देखें तो 8 त्रिभुज के अंदर नहीं जा रही है, और अगर 1 को देखें तो 1 जो है सर्कल के अंदर नहीं जा रही है। अगर हम 5 को देखें तो 5 जो है आयत के अंदर नहीं जा रही, लेकिन 2 एक ऐसी आकृति है जो तीनों में मौजूद है, त्रिभुज में भी है, सर्कल में भी है और आयत में भी है। तो सभी आकृतियों के अंदर मौजूद संख्या का पता लगाएं। बताइए 2, 5, 9 इनमें या ऐसी कोई संख्या नहीं है। बताइए कि 1, 2, 3, 4 में से कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो मैंने आपको बता दिया कि 2 एक ऐसी संख्या है जो सभी में क्या है, मौजूद है। तो 2 एक ऐसी संख्या, यहां से अगर ध्यान से देखें तो 2 एक ऐसी संख्या है जो सभी में क्या है, मौजूद है। और 2 कहां है, ऑप्शन नंबर फर्स्ट में। तो क्वेश्चन नंबर 14 का जो आंसर आएगा फर्स्ट वाला सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14 का जो आंसर जाएगा फर्स्ट वाला क्या करेगा, सही हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो आशा करता हूं कि प्रश्न आप सबका जो है सही हो जाएगा। तो 14 के फर्स्ट, आइए चलते हैं 14 के बाद क्वेश्चन नंबर 15 में। 14 के बाद क्वेश्चन नंबर 15 में, तो बताइए इस प्रश्न का सही जवाब क्या हो जाएगा। करा किसी भी 2 आकृतियों के अंदर मौजूद संख्या क्या है। बताइए किसी भी 2 आकृतियों के अंदर मौजूद संख्याएं क्या हैं। बहुत सा खूबसूरत सा प्रश्न है। तो बताइए किसी भी 2 आकृतियों के अंदर मौजूद संख्याएं कौन कौन सी है। बताइए इसका सही जवाब क्या हो जाएगा आप सबके अकॉर्डिंग। किसी भी 2 आकृतियों के अंदर मौजूद संख्या, तो किसी भी 2 आकृतियों के अंदर मौजूद संख्या की बात करें तो अगर दोस्तों ध्यान से देखें तो 2 आकृतियों के अंदर मौजूद संख्या की अगर बात करें तो यहां पर जो है चलिए, तो यहां पर कह रहा है किसी भी 2 आकृतियों के अंदर मौजूद संख्या क्या है। तो किसी भी 2 आकृतियों के अंदर मौजूद संख्या की बात कर रहा है। तो दोस्तों अगर ध्यान से देखें तो 5 देखो 2 आकृतियों के अंदर मौजूद है, तो एक 5 ऐसी संख्या है। 8 2 आकृतियों के अंदर मौजूद है, और इसके बाद एक भी 2 आकृतियों के अंदर मौजूद है। तो देखो यहाँ पर 5 और 8 साथ में आया है, नहीं आया। 5 और 1 साथ में आया है, बिल्कुल आया है। तो ये हो गया। अब इसके बाद 8 और 1 साथ में आया, नहीं आया। तो ऑप्शन नंबर सेकंड होगा। किसी भी 2 आकृतियों के अंदर मौजूद संख्या तो 5 और 1 हो जाएगी, क्योंकि 5 और 1 जो है, 5 देखो इन 2 आकृतियों के अंदर और 1 जो है इन 2 आकृतियों के अंदर। तो किसी भी 2 आकृतियों के अंदर मौजूद संख्या क्या है, तो 5 और 1, ये इस प्रश्न का क्या होगा, सही जवाब हो जाएगा। तो आशा करता हूं दोस्तों कि ये प्रश्न आप सब तक जो है पहुंच पाया होगा और किसी ने भी इस प्रश्न को गलत नहीं किया होगा। ठीक है, तो प्रश्न ने क्या कहा कि किसी भी 2 आकृतियों के अंदर मौजूद संख्या का पता लगाएं। तो इसका जो सही आंसर होगा क्या हो जाएगा, 5 और 1 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 5 और 1 हो जाएगा। आशा करता हूं कि प्रश्न आप सब ने जो है सही किया होगा। ठीक है, तो चलिए चलते हैं अब अगला प्रश्न देखते हैं कि हमसे क्या पूछ रहा है। तो हमने क्वेश्चन नंबर 15 को कर लिया। आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 16 पे। तो क्वेश्चन नंबर 16 में चलने से पहले दोस्तों यहाँ पर यूजीसी नेट का पेपर फर्स्ट का जो एग्जाम है, जो पेपर है, कंप्लीट कोर्स मात्र 999 रुपए में स्टडी 91 आप सबको प्रोवाइड कर रहा है। तो जो बच्चे नेशनल टेस्टिंग एजेंसी यूजीसी नेट एक्सीलेंस इन असेसमेंट का अगर एग्जाम दे रहे हैं तो उनके लिए यूजीसी नेट के लिए पेपर फर्स्ट का कंप्लीट कोर्स यहाँ पर अवेलेबल है। जो बच्चे दे रहे हैं आपके जो संपर्क में हैं तो आप उनको इसका इंफॉर्मेशन दे सकते हैं। तो आइए क्वेश्चन नंबर 16 में चलते हैं। उस संख्या को ढूंढें जो केवल त्रिभुज के अंदर स्थित है। उस संख्या को ढूंढें जो केवल त्रिभुज के अंदर स्थित है। तो बताइए वो कौन सी संख्या है जो केवल और केवल त्रिभुज के अंदर स्थित है। तो बताइए केवल और केवल त्रिभुज के अंदर, तो त्रिभुज ये है। तो 5 त्रिभुज के अंदर है लेकिन वृत्त के अंदर भी है, और इसके बाद 2 त्रिभुज के अंदर है लेकिन सब में है। तो 9 एक ऐसी संख्या है जो केवल और केवल त्रिभुज के अंदर स्थित है। तो इस प्रश्न का जो सही आंसर होगा चौथा वाला हो जाएगा। अगर आपने इसका आंसर चौथा वाला दिया है तो आपका प्रश्न बिल्कुल क्या करेगा, सही हो जाएगा। ठीक है,
आपका प्रश्न बिल्कुल क्या होगा, सही हो जाएगा। तो आशा करता हूं दोस्तों, तो क्वेश्चन नंबर 16 का जो आंसर आएगा चौथा वाला, उसने कहा कि उस संख्या को ढूंढो जो केवल त्रिभुज के अंदर, तो केवल त्रिभुज के अंदर क्या स्थित है, 9 स्थित है, और 9 कहां है, 4 पर। यह हो गया इस प्रश्न का सही आंसर। 16 के बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर 17 में। कह रहा है कि निम्नलिखित चित्रों का ध्यानपूर्वक अध्ययन करें और दिए गए प्रश्नों के उत्तर दें। कौन सा क्षेत्र उन भारतीय नेताओं को दर्शाता है जो गायक नहीं है? बताओ भाई, कौन सा क्षेत्र उन भारतीय नेताओं को दर्शाता है जो गायक नहीं है? तो बताइए क्वेश्चन नंबर 17 का आंसर आप सबके अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा? बोलो भाई, आप सबके अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा? प्रश्न को ध्यान से पढ़िए। ऐसा नहीं है कि प्रश्न आप सबके सामने पहली बार आया है, कई बार मैं ऐसे प्रश्न आप सबको बता चुका हूं और उसी को आधार मानकर इनको लेकर चलना है। तो कह रहा है कौन सा क्षेत्र उन भारतीय नेताओं को दर्शाता है जो गायक नहीं है? तो कौन सा क्षेत्र उन भारतीय नेताओं को दर्शाता है, मतलब भारतीय भी हो, नेता हो, लेकिन गायक न हो, उसको गायक से प्रॉब्लम है, तो गायक को पहले हटा दो। इस वाले डायग्राम को तुमको लेना ही नहीं। अब ये देखो कि ऐसा कौन सा क्षेत्र है जो भारतीय भी है, नेता भी है, तो भारतीय और नेता का एरिया सिर्फ इतना कॉमन है, इतना कॉमन है, और ये कितना है, 2। तो ये 2 वाला क्षेत्र जो है, जो दर्शाता है कौन सा क्षेत्र उन भारतीय नेताओं को दर्शाता है जो गायक नहीं है, तो 2, और 2 कहां है, ऑप्शन नंबर फर्स्ट में। और जिन बच्चों ने इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर फर्स्ट आंसर किया होगा उनका प्रश्न बिल्कुल सही होगा। तो 17 का जो आंसर आएगा पहला वाला सही हो जाएगा। तो 17 का जो आंसर आएगा पहला वाला सही हो जाएगा। तो दोस्तों आशा करता हूं कि प्रश्न आप सब तक पहुंच पाया होगा। तो 17 का फर्स्ट वाला क्या करेगा, सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए, बहुत ही खूबसूरत सा प्रश्न था। आशा करता हूं कि प्रश्न आप सबने जो है सही कर लिया होगा। तो 17 का पहला वाला सही हो जाएगा। ठीक है, आइए चलते हैं अब अगले प्रश्न में। 17 के बाद क्वेश्चन नंबर 18 में। तो क्वेश्चन नंबर 18 ये आपके स्क्रीन पर आ चुका है। इसको पढ़िए और बताइए कि इस प्रश्न का सही आंसर क्या हो जाएगा। करा कौन सा क्षेत्र उन भारतीय नेताओं का प्रतिनिधित्व करता है जो गायक हैं? बताइए कौन सा क्षेत्र उन भारतीय नेताओं का प्रतिनिधित्व करता है जो गायक है। मतलब इस लैंग्वेज को समझो, क्या कहना चाहता है, कौन सा क्षेत्र उन भारतीय नेताओं का प्रतिनिधित्व करता है जो गायक है। मतलब तीनों होना चाहिए, भारतीय भी होना चाहिए, नेता भी होना चाहिए और गायक भी होना चाहिए। तो जो तीनों में कॉमन होगा वही हमारा इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। तो बताइए इनमें से कौन सी बात आप सबके अकॉर्डिंग सही होने वाली है। बोलो भाई जल्दी से। क्वेश्चन नंबर 18 आपके स्क्रीन पर है। तो क्वेश्चन नंबर 18 की बात करें तो तीनों में 3 कॉमन है। तो इस प्रश्न का आंसर 3 कहां है, ऑप्शन नंबर सेकंड में। तो सेकंड इसका उत्तर सही हो जाएगा। और जिन बच्चों ने 18 का सेकंड वाला उत्तर दिया है उनका आंसर बिल्कुल क्या होगा, सही हो जाएगा। तो दोस्तों आशा करता हूं कि ये प्रश्न आप सब तक पहुंच गया होगा। तो 18 का जो आंसर आएगा वो सेकंड वाला सही हो जाएगा। तो आइए चलते हैं 18 के बाद क्वेश्चन नंबर 19 में। क्वेश्चन नंबर 19 आपके स्क्रीन पर, कौन सा क्षेत्र उन नेताओं का प्रतिनिधित्व करता है जो ना तो गायक हैं और ना ही भारतीय हैं। बताइए कौन सा क्षेत्र उन नेताओं का प्रतिनिधित्व करता है जो ना तो गायक हैं और ना ही भारतीय। मतलब कुल मिलाकर मैं आपको बता दूं, ये पूछना चाहता है कि कौन सा क्षेत्र केवल नेताओं का प्रतिनिधित्व करता है। तो केवल नेताओं की संख्या बताना है, वनली और वनली नेता की संख्या बताना है। तो बताइए नेता की संख्या कौन केवल बताता है। तो यहां पर 6 ऐसा है जो केवल नेताओं को दर्शा रहा है, क्योंकि यहाँ पर उसने कहा कि ना भारतीय होना चाहिए और ना ही गायक होना चाहिए। तो इसको तो सबको हम क्या करेंगे, हटा देंगे। तो सिर्फ 6 ही बचता है जो केवल नेताओं की संख्या को दर्शाता है। तो 19 का जो आंसर आएगा तीसरा वाला। बहुत से बच्चों ने इसका आंसर तीसरा वाला दिया है, बहुत से बच्चों ने। चलिए बहुत ही खूबसूरत सा प्रश्न था, बहुत 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 बढ़िया, बहुत बढ़िया बढ़िया। तो चलिए इसी प्रकार से आंसर्स आप सब देते रहिए। आप सबके आंसर्स देखकर लग रहा है, और बातचीत थोड़ा सा कम ही कर दीजिए आप लोग, ठीक है ना। बातचीत बहुत करते हो और बीच बीच में थोड़ा सा बातचीत जब करने लगते हो तो फिर आपका जो कंसंट्रेट होता है वो भंग होता है, ठीक है ना। ये बात आपको जो है ध्यान देना है, ये आपको जो है ध्यान देना है, ठीक है। आइए 19 के बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर 20 में। क्वेश्चन नंबर 20 आपके स्क्रीन पर, कौन सा क्षेत्र उन भारतीय गायकों का प्रतिनिधित्व करता है जो नेता नहीं है। तो बताइए इस प्रश्न का सही आंसर क्या हो जाएगा, आप सबको बताना है। कौन सा क्षेत्र उन भारतीय गायकों का प्रतिनिधित्व करता है जो नेता नहीं है। कौन सा क्षेत्र उन भारतीय गायकों का प्रतिनिधित्व करता है जो नेता नहीं है। तो नेता वाले डायग्राम को हटा दो, तो यहाँ पर कितना बचेगा, 4 बचेगा। और 4 कहाँ है, ऑप्शन नंबर 4 में ही है। यही इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। उसने कहा कि कौन सा क्षेत्र उन भारतीय गायकों का प्रतिनिधित्व करता है जो क्या है, जो क्या है, नेता नहीं है। तो नेता नहीं होना चाहिए। और 4 हैं जो भारतीय भी हैं, जो गायक भी हैं, लेकिन नेता नहीं है। तो ये इस प्रश्न का सही आंसर होगा। तो 20 का अगर आपने चौथा वाला लगाया
लगाया है तो आपका आंसर सही है। अगर इसके सिवा अगर आपने कुछ लगा दिया है तो फिर आपका आंसर क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया। तो 20 के बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर 21 में। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 21 में चलने से पहले नितिन सर के द्वारा हैंड रिटन ई बुक्स जो आप सबके सामने हैं, प्राचीन इतिहास, मध्यकालीन इतिहास, आधुनिक इतिहास, साथ में हिंदी की है, इंडियन ज्योग्राफी, साइंस के तीनों पार्ट हैं और भारतीय राज्य व्यवस्था और ज्योग्राफी और सामान्य हिंदी की तीनों ई बुक्स आपको जो है सारी ई बुक्स आपकी अवेलेबल हैं। अगर इनको आप पढ़ना चाहते हैं तो आपको जो है स्टडी 91 में कॉल करिएगा, बात करिएगा, आपको जो है मिल जाएंगे। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 21 में आ जाइए। कौन सा क्षेत्र उन गायकों का प्रतिनिधित्व करता है जो ना तो भारतीय है और ना ही नेता? बताइए, इसने कहा है कि कौन सा क्षेत्र उन गायकों का प्रतिनिधित्व करता है जो ना तो भारतीय है और ना ही नेता, मतलब केवल गायकों की संख्या, तो केवल गायकों की संख्या क्या हो जाएगी? 7। कह रहा है ना भारतीय होना चाहिए ना नेता होना चाहिए, ना तो भारतीय है और ना ही नेता, तो ऐसी संख्या कहाँ है? 7। और ये कहाँ है? ऑप्शन नंबर 4 में। तो इस प्रश्न का जो आंसर आएगा वो ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। तो 21 का अगर आपने चौथा वाला हिट किया है तो आपका आंसर बिल्कुल क्या करेगा? सही हो जाएगा। 21 का चौथा वाला अगर आपने हिट किया है तो 21 का 4th नंबर क्या होगा? सही हो जाएगा। ठीक है, तो आइए चलते हैं 21 के बाद क्वेश्चन नंबर 22 में। तो क्वेश्चन नंबर 22 यहां पर आ चुका है। कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा शिक्षित पुरुष को है जो शहरी निवासी नहीं है? आपको पहले इसको दर्शाना पड़ेगा। आयत पुरुषों का प्रतिनिधित्व करता है, ये आयत है, ये क्या है? आयत जो है पुरुषों का प्रतिनिधित्व करता है, तो ये पुरुष है, यहां पर लिख लिया हमने। त्रिभुज शिक्षित प्रतिनिधित्व करता है ना। वृत्त शहरियों का प्रतिनिधित्व करता है, तो जो वृत्त है वो शहरियों का प्रतिनिधित्व करता है, शहरी का प्रतिनिधित्व करता है। इसके बाद इसने कहा क्या? त्रिभुज शिक्षितों को प्रतिनिधित्व करता है, तो ये जो है शिक्षितों को प्रतिनिधित्व करता है। किसको? शिक्षित जो लोग हैं उनका प्रतिनिधित्व करता है। फिर आगे उसने क्या बोला है? वर्ग सिविल सेवकों का, तो ये जो वर्ग है ये सिविल सेवकों का प्रतिनिधित्व करता है। किसका? सिविल सेवकों का प्रतिनिधित्व करता है। इसको लिखने के बाद ही आप इस प्रश्न का आंसर दे पाएंगे। तो कह रहा निम्नलिखित में से कौन सा शिक्षित पुरुष है जो शहरी निवासी नहीं है? मतलब शिक्षित भी है, पुरुष भी है, लेकिन शहरी निवासी नहीं है। तो आपको ध्यान देना है कि शहरी निवासी को पूरा आपको हटा देना है, उसको इससे प्रॉब्लम है। अब ये देखना है कि शिक्षित और पुरुष का एरिया कितना कॉमन है। तो यहां से यहां तक 11, तो 11 आंसर आएगा। जो बच्चे 11 बताए होंगे उनका आंसर सही हो जाएगा। तो 22 का आपका जो है चौथा वाला आंसर सही होगा। कह रहा निम्नलिखित में से कौन सा शिक्षित पुरुष है जो शहरी निवासी नहीं, मतलब शिक्षित भी हो पुरुष भी हो लेकिन शहरी निवासी को उसको प्रॉब्लम है। तो 11 ऐसे लोग हैं जो शिक्षित भी हैं, पुरुष भी हैं, लेकिन शहरी नहीं है। तो 11 नंबर क्या करेगा? सही हो जाएगा। 22 का चौथा वाला सही होगा। अगर 22 का चौथा वाला आपने हिट कराया है तो आपका प्रश्न बिल्कुल सही होगा। आइए चलते हैं अगले प्रश्न में, क्वेश्चन नंबर 23 में। निम्नलिखित में से कौन सा सिविल सेवक नहीं है और ना ही शिक्षित है किंतु शहरी और पुरुष नहीं है? बताइए, निम्नलिखित में कौन सा सिविल सेवक नहीं है और ना ही शिक्षित है किंतु शहरी हैं और पुरुष नहीं है? तो कुल मिलाकर केवल शहरी की संख्या पूछ रहा है। तो पहले हमें पता करना पड़ेगा कौन क्या है, क्योंकि इससे पहले हमें उसने बताया था ये पुरुष था, ये शहरी था। पहले लिख लेते हैं ये क्या है। ये पुरुष को डिनोट करता है, ये शहरी लोगों को डिनोट करता है, लिख लिया हमने। ठीक है, और ये सिविल सेवकों को डिनोट करता है। किसको? सिविल सेवकों को। ठीक है, सिविल सेवकों को डिनोट करता है। और ये जो है शिक्षित लोगों को डिनोट करता है। किसको? शिक्षित लोगों को डिनोट करता है। अब ध्यान से देखो, कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा जो सिविल सेवक नहीं है? तो सिविल सेवक नहीं होना चाहिए। तो सिविल सेवक को उससे प्रॉब्लम है, तो सिविल सेवक को हटा दो पहले। ठीक है, फिर कह रहा है और ना ही शिक्षित हैं, और शिक्षित भी नहीं होना चाहिए, तो इस त्रिभुज को भी हटा दो भाई। इसके अंदर जितना आएगा इसको भी हमें नहीं लेना। कह रहा किंतु शहरी हैं, पुरुष नहीं है, तो पुरुष भी नहीं होना चाहिए। ये भी आपको ध्यान देना है, पुरुष भी नहीं होना चाहिए, पुरुष भी नहीं होना चाहिए। तो इस वाले डायग्राम को भी पूरा क्या करना है? हमें नहीं लेना है। अब कितना एरिया बचा जो इसके अंडर में नहीं आता? तो 3 बचा। कह रहा है किंतु शहरी है ना, उसने कहा है ना किंतु शहरी है, तो केवल शहरी की संख्या कितनी है? 3। और 3 कहाँ है? ऑप्शन नंबर 2 में। और जिन बच्चों ने इसका आंसर 2 दिया होगा उनका प्रश्न बिल्कुल सही हो जाएगा। तो ये हो गया इस प्रश्न का सही आंसर। ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया। तो 23 का अगर आपने 2 वाला हिट कराया है तो आपका नंबर पक्का, नहीं तो फिर आप देख लीजिए कि आपने प्रश्न को कहाँ गलत कर दिया है। 23 के बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर 24 में। क्वेश्चन नंबर 24 है कि निम्नलिखित में से कौन सी महिला शहरी निवासी और एक सिविल सेवका भी है? कह रहा कौन सी महिला एक शहरी निवासी भी है और सिविल सेवका? तो यह यहां पर आपको ध्यान देना है
तो पहले देख लेते हैं ये किसका है, पुरुष का है, शहरी का है, और ये सिविल सेवक है, शिक्षित है ना। तो ये क्या है, ये पुरुष था, ये पुरुष था, और ये सिविल सेवक था। ये क्या था, ये सिविल सेवक था, और ये क्या था, शिक्षित था। ये क्या था, शिक्षित था, ठीक है ना। और ये पुरुष था, और ये क्या था भाई, ये क्या था, ये शहरी लोगों को डिनोट करता था। किसको, शहरी लोगों को डिनोट करता था। लिख दिया हमने। अब बताओ भाई, कह रहा निम्नलिखित में से कौन सी महिला शहरी निवासी, कौन सी महिला, उसने कहा है कौन सी महिला शहरी निवासी और एक सिविल सेवका भी है। मतलब कौन सी महिला, मान लो जो पुरुष है, जो पुरुष हैं, इतना सारे के सारे क्या हैं, पुरुष हैं, इतना सारे के सारे क्या हैं, पुरुष हैं, ठीक है। उसने कहा निम्नलिखित में से, और बाकी जो बचेगा महिला हो जाएगा, है ना। ये आपको कॉमन सेंस, महिला तो नहीं दिया कहीं पर, लेकिन ये पुरुष के अंतर्गत आए गए सारे पुरुष हैं और बाकी जो है महिलाएं। निम्नलिखित में कौन सी महिला शहरी निवासी और सिविल सेवका भी है, शहरी निवासी भी और सिविल सेवका भी। तो ऐसी कितनी संख्या है, 10, और 10 कहाँ है, ऑप्शन नंबर तीसरे में। 10 कहाँ है, ऑप्शन नंबर तीसरे में। और जिन बच्चों ने 24 का 10 नंबर किया होगा, तीसरा नंबर किया है या 10 बताया है, उनका आंसर सही हो जाएगा, ठीक है, उनका आंसर सही हो जाएगा। 24 की बात चलते हैं क्वेश्चन नंबर 25 में। निम्नलिखित में से कौन सा शिक्षित पुरुष शहरी क्षेत्र से है। कह रहा कि निम्नलिखित में से कौन सा शिक्षित पुरुष शहरी क्षेत्र से है। तो ये आपका जो है पुरुष था, ये आपका जो है पुरुष था, ये आपका शहरी क्षेत्र से था, ये आपका शहरी क्षेत्र से था, ये आपका सिविल सेवक है। आप लोगों को बार बार मैं लिख के बता रहा हूं, गलत मत करिएगा। ये आपका सिविल सेवक है, और ये आपका शिक्षित लोगों को डिनोट करता है। किसको, शिक्षित लोगों को डिनोट करता है। अब पढ़ो, निम्नलिखित में से कौन सा शिक्षित पुरुष है, मतलब शिक्षित भी हो, पुरुष भी हो, और शहरी क्षेत्र से भी हो। किससे भी हो, शहरी क्षेत्र से। तो ये कैसी संख्या कितनी है, शिक्षित भी हो, पुरुष भी हो। तो शिक्षित हैं और पुरुष है 11 लोग, लेकिन 11 लोग शहरी क्षेत्र से नहीं है। तो ये 4 जो ऐसा है ना, शिक्षित भी है, पुरुष भी हैं और शहरी क्षेत्र से हैं। तो इसका जो आंसर आएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट आएगा, 4। अगर आपने ऑप्शन नंबर फर्स्ट या 4 बताया है तो आपका प्रश्न यहाँ पर क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। आपका प्रश्न यहाँ पर क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा, ठीक है। तो ठीक है दोस्तों, आज की क्लास को हम लोग यही समाप्त करेंगे। ढेर सारे प्रश्न हम सब कर चुके हैं, और आशा करता हूं कि आप सबको जो है मजा आया होगा इस तरीके के प्रश्नों को सॉल्व करने में, ठीक है। तो थैंक यू, आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद, और आशा करता हूं कि सेशन अच्छा लगा होगा। तो जितने बच्चे जुड़े हुए हैं सभी लोग एक बार जो है वीडियो को लाइक करके जाइएगा। जिन बच्चों ने नहीं किया है, अगर आपको सेशन अच्छा लगा है तो, अगर हमारी मेहनत अच्छी लगी है तो, क्योंकि मैंने पहले ही कहा था कि बातचीत ना करके सीधे सीधे हम पढ़ाई पे फोकस करेंगे, फिर जब बातचीत करने का समय आएगा वहां पर बातचीत भी करेंगे, ठीक है। तो थैंक यू आप सभी को एक बार फिर से गुड आफ्टरनून, जय हिंद और वंदे मातरम। मिलता हूं आप सबसे एक नए टॉपिक के साथ, ठीक है। थैंक यू सभी को।